सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। 9 अगस्त का हुकूमत का आखिरी दिन होगा। ये ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर चुके। इस हिसाब से हुकूमत के पास सिर्फ आखिरी 2 दिन बाकी हैं और अब तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम मुअम्मा बना हुआ है। ज़राए की खबर यह है कि लंदन बैठे नवाज शरीफ ने 3 नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिए हैं, जिन पर वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। लेकिन हालात ये हैं कि हर पार्टी का ये दिली अरमान है कि निगरान वज़ीर आज़म इसके कहने पर ही लगाया जाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से मखदूम अहमद महमूद का नाम सुनने में आ रहा है, तो MQM ने कामरान टिसौरी का नाम तजवीज़ किया है। क्या अपोजिशन लीडर के पास भी कोई नाम है या नहीं, या फिर हुकूमती पसंदीदा नाम ही राजा रियाज का पसंदीदा नाम होगा? अगर ऐसा हुआ तो निगरान वज़ीर आज़म का किसी जमात से ताल्लुक हुआ तो फिर गैर जानिबदारी पर ही सवालिया निशान लगेगा, बल्कि साफ शफाफ इंतखाबात का ख्वाब भी चकनाचूर होगा। सवाल यह भी है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, मईशतदान या फिर कोई सियासतदान? जल्द इसका पता चल जाएगा। मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन की किस्मत पर भी सवालिया निशान लगा है। तोशा खाना केस में सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें पार्टी सदारत से हटाने का फैसला किया है। ऐसे में पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? सवाल ही सवाल हैं जिनके जवाब अदालती समाज से जुड़े हैं। तोशा खाना सिर्फ चेयरमैन PTI के लिए ही मुसीबत खाना नहीं, बल्कि इस केस के फैसले के बाद खतरात के बादल तमाम दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं पर भी मंडरा रहे हैं। वो रहनुमा जिन्होंने तोशा खाना से तहफ़ लिए मगर इन्हें फॉर्म B में जाहिर नहीं किया, इन रहनुमाओं में नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी समेत बड़े नाम शामिल हैं। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, सूरत हाल निगरान सेटअप के दौर में ही वाज़ेह होगी। इसी से आगाज करते हैं कि कौन निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, अफवाहें क्या हैं और क्या है हकीकत। आज हमें खुसूसी तौर पर आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी बड़ी खुशबख्ती है, हमारे उस्ताद भी हैं। आमिर ज़िया साहब, सर ये जो निगरान वज़ीर आज़म वाला मामला है ये इतना गंभीर हो गया है कि अब कोई भी आया तो लगता यह है कि उसके लिए भी सफ़र आसान नहीं होगा कि किसका आदमी है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अब हफीज़ शेख साहब का नाम जो पहले दिन से ही फ्लोट कर रहा था अब भी है और ऐसे लगता है कि ताकतवर हलकों में वो बड़े पसंदीदा होंगे। देखिए, मेरे ख्याल में इस पे इतना हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म आएगा उसके सामने एक टेम्पलेट होगा। उसका जो पहली तरजीह ये होगी कि किसी भी तरह से मईशत का जो फैसले किए गए हैं मईशत के हवाले से और IMF के प्रोग्राम के हवाले से उन पर अमल दरामद कराया जाए। अच्छा, उसमें यकीनन बहुत सारे टेस्ट बैलून्स आ रहे हैं कि जी कामरान टिसौरी का नाम भी आ गया और जो है नून लीग ने भी अपने नाम दे दिए और पीपल्स पार्टी है जिसको शौक़ है, बाज़ लोग खुद से भी नाम दे रहे हैं अपने, कम अज़ कम कहते हैं ना कि वो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन बात ये कि असल जो मेरे ख्याल में फ़ैसला होगा वो इस चीज़ को रख कर होगा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, क्योंकि जब आपको इंडिकेशन हो गया है कि गालिबन इंतखाबात 90 रोज़ से ज़्यादा कहते हैं तूल पा सकते हैं, उसमें 120 दिन हो सकते हैं, कुछ और ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर यकीनन इस बात का फैसला होगा कि वो लोग आएंगे कि जो इकॉनमी के हिसाब से चीज़ों को लीड कर सकें। उसमें एक बड़ा नाम जैसे आपने भी फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो डॉक्टर साहब जो हैं हमारे PTI के दौर में भी रहे ये, ठीक है ना, और उससे पहले ही आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं और उससे पहले जो है मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हैं। तो ये एक भारी नाम है और इस नाम के मैं समझता हूँ कि आप इसको हल्का ना लें। बेशक इनके पीछे सियासी जमातें हों ना हों, लेकिन जो इनकी कारकर्दगी रही है, क्योंकि PTI के दौर में भी अगर आप याद रखें तो उसके अंदर उस वक्त तक गड़बड़ नहीं हुई थी कि जब तक ये इन्होंने सेनेट का इलेक्शन नहीं हारा था। जब सेनेट का इलेक्शन हार गए उसके बाद हम देखते हैं कि जी ये शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने उन पॉलिसीज़ को अंडू किया था जो एक टाइट मॉनिटरिंग पॉलिसी की थी, उसको उन्होंने अंडू किया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ओवरहीट हो गई और पाकिस्तान को जो है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मजबूत नाम है डॉक्टर साहब का और उसके अलावा भी जो दीगर नाम है मेरे ख्याल में वो भी नाम चलते रहेंगे। लेकिन ये पता चलेगा जब हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद जो दिन बचेंगे ना उसमें कोई नाम आएगा और उसमें आप ये देखेंगे कि ये लोग कहेंगे जी हमने बड़ा एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया, गुफ्तगू की, लेकिन हमें मतलब ख्वाहिश ये करनी चाहिए वो शख्स आए कि जो इस मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हो और चीज़ों को जो है वो कहते हैं ना कि फ्लोट जो है वो आराम से करा सके और कम अज़ कम उसके ऊपर मुश्तमाई ये ना हो रही हो कि जनाब ये फलां पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इसका जो है झुकाव है। तो लेट्स होप कि एक बेहतर फैसला हो पाकिस्तान के लिए। जनाब जी आमिर साहब, अगर ये मामला जो है इलेक्शंस का ये डिले होता है, जो कि अब साफ नज़र आ रहा है, अब तो बयानात भी इस तरह के आ रहे हैं कि क़यामत नहीं आ जाएगी,
कि अगर कुछ महीने आगे हो जाते हैं इलेक्शंस, तो उसमें अगर हफीज़ शेख साहब जैसा जिस तरह कहते थे मईशत दान है, तो कहीं उस पर एतराज़ात तो नहीं शुरू हो जाएंगे? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो जाहिर है कि मईशत पर तो आप समझे स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आम आदमी उसमें सफ़र करेगा। और क्या यही जमातें जो ओन करेंगी, ज़ाहिर इनको करना पड़ेगा जो भी नाम सामने आएगा, तो उसके बाद कहीं जो हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं कि जी हमारे इतने वजीर ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या इनको सेटिस्फाई किया जाएगा कि नीचे जो टीम है उसमें सबको हिस्सा मिल जाएगा काबीना में? नहीं, इस चीज़ का बिल्कुल इम्कान होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको मईशत को कहते हैं ना अफ्लोट रखना है, मईशत को डूबने नहीं देना। उसके लिए अभी हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है कि हम किसी भी किस्म की आवाम के लिए, हमसे मुराद हुकूमत के पास ये वो नहीं है कि वो कोई भी हुकूमत आए कि अवाम के लिए कोई ऐसे काम कर सके जिससे जो आप पे अफरात ज़र का प्रेशर है और चीज़ों का प्रेशर है वो कम हो। तो वो चीज़ें भी आने वाले महीनों में रहेंगी जारी हो सारी, जैसे जिसकी भी निशानदेही जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी परसों अपने उसमें की तकरीर के अंदर की। तो ये चीज़ें निविश्ते दीवार हैं, इसमें कोई भी जमात आ जाए, उसामा साहब आपको वज़ीर ख़जाना भी बना दें और वज़ीर आज़म भी बना दें, आप तमाम तर कहते हैं दर्द दिल रखने के बावजूद मदद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास जो है पैसे नहीं होंगे रियासत के पास। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि हम उन सख्त फैसलों पर कायम रहें ताकि 2-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में हो। अब बुनियादी सवाल ये आता है कि क्या ये सियासी जमातें ओन करेंगी, तो इनको ओन करना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि इनकी भी ख्वाहिश है कि एक बफर आए। मतलब जो बुरी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट रही है डार साहब की, जिसपे बहुत लोगों ने तनकीद की, पूरा का पूरा मलबा नून लीग पे गिरा है मईशत का, तो वो चाहेंगे कि अगर कोई और हुकूमत आ जाती है और वो 3 की जगह 4 महीने रहती, 4.5 महीने, 5 महीने या उससे एक आध हफ्ता ज़्यादा या कम, वॉटेवर, तो इनको भी एक तरह से वो समझेंगे कि जी अवाम भूल जाएंगे और अवाम की जो गुस्सा होगा वो किसी और तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो गालिबन इन सियासी जमातों को भी सूट करता है, खुसूसन नून लीग को। पीपल्स पार्टी ने अपने, मेरी बात हुई इनके कई सीनियर रहनुमाओं से, 2-3 से बैकग्राउंड इंटरव्यूज, तो उन्होंने ये उनको कर लिया कि जी 1-1.5 महीना तो हो गई होगा, मतलब है ना, अब 1-1.5 महीना 3 महीने भी हो सकता है। आप देखें ना, पंजाब में माशाल्लाह बैठे हैं ना, केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है, 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए, आज भी बैठे हैं, कल भी बैठे रहेंगे, तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अभी ज्यादा बड़ा चैलेंज हमारे लिए मईशत का है और मईशत ही पे फोकस होना चाहिए जनाब उसामा साहब। मगर अमर जैसा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है, जब पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक इलेक्शन प्रोसेस से बाहर होंगी, जो आज हैं, चले उनको तो ये कि जी इतनी बुरी कारकर्दगी, लोग इतने परेशान हैं, गुस्से में हैं। अभी हमने इलेक्शंस भी देखे हैं, जो भी बल्दियाती इलेक्शन हुए, वहाँ भी नजर आया कि लोगों में गुस्सा है जो अब कारकर्दगी इस हुकूमत की रही 16 महीने की। क्या ये लोग भूल जाएंगे? और आपने तो चूँकि मेरा नाम भी ले दिया तो एक लम्हे के लिए मैं डर गया हूँ, क्योंकि साफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा है, कोई पता नहीं निगरान सेटअप में हमें फिर साफ़ी नजर आए, आजकल बड़ी ये बातें हो रही हैं। लेकिन ये जो निगरान सेटअप होगा, इसको आपने कहा आपके ख्याल में पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल रहेगी इन मौजूदा जमातों की, मगर अगर इलेक्शंस नहीं होते जी बिल्कुल तो ये एक नया हम फार्मूला देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफ़ा कि इतना अरसा, यानी 7 महीनों पहले निगरान सेटअप हो गए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में, वो 1 साल से ज़्यादा गुजार देंगे। तो क्या आपको लगता है कि सियासी तौर पर हमें इस्तेहकाम मिल सकेगा और बगैर इलेक्शन के पाकिस्तान चल जाएगा? हमने या तो आमरीत देखी या डेमोक्रेसी देखी। आमरीत में भी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी इलेक्शंस हुए, किसी भी दौर में किसी तरह के इलेक्शंस करवाने पड़े। तो अब इलेक्शंस अगर डिले होते हैं तो आपके ख्याल से कोई पॉलिटिकली कोई मसला नहीं होगा? देखिए, पहली बात ये कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो इलेक्शन डिले नहीं हो रहे, जो भी राय बन रही है। यहाँ पर जो पीडीएम या इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें, उन्हें भी वो बेशक लिप सर्विस देती रहेंगी, ज़बानी जमा खर्च होता रहेगा कि इंतखाबात होने चाहिए, उनका कमिटमेंट है, लेकिन उन्हें भी पता है कि इन हालात में किसी भी मुंतखब हुकूमत के लिए मुल्क चलाना जो है बड़ा मुश्किल काम है, और वो चाहेंगे कि उससे पहले अगर स्टेबलाइज कर दिया जाए मुल्क को, और जो है मतलब है तो कोई हर्ज नहीं है, तो एक तरह से उनके ऊपर भी होगा। फिर हमारी इस वक्त आप देखें, इट्स अ रेयर कंसेंसस जो इस्टेब्लिशमेंट का और मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान एक इत्तफाक़ राय है बहुत सारी चीज़ों पे। वो कुछ चीज़ों का हम अंदाज़ा कर सकते हैं जो हमें मतलब मीडिया को पता है और हमारे अवाम उसके मुतालिक अंदाज़ा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमेशा वो कहते हैं कि जो आइसबर्ग होता है वो बहुत ज़्यादा पानी के नीचे होता है, तो कुछ चीज़ों का हमें और आपको अंदाज़ा नहीं, लेकिन इनका एक वो है कि जी अब इस रियासत को गालिबन इस तरह से चलाना है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक पीरियड चाहिए कि जिसमें ऐसे हुकूमत हो कि जो
नॉन पॉलिटिकल हो, ए पॉलिटिकल हुकूमत हो और वो फैसले मुश्किल कर रही हो और वो पाकिस्तान को एक फिजिकल स्पेस दे और अपने पैरों पे खड़ा करे। बिल्कुल ठीक। और जब पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सही। ये उनका मेरे ख्याल में एक वो है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपके अंदाजे में, आपके तज्जिया अंदाजे, कितना सब्र कर सकेंगी हमारी सियासी जमातें? क्योंकि 7 महीने हमने कैटेगरी से देख लिया, ये तो उम्मीद ये करेंगे, ये बात ये करेंगे जी 90 से 120 दिन हो जाएंगे, 160, लेकिन हमारी तारीख यह है कि फिर हमें भी नहीं पता, एक दफ़ा हम उससे बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमने भी देख लिया 8 अक्टूबर की तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने दे दी थी, अब तो हमें तब भी इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे। तो इससे जब हम आगे जाएंगे तो कितना सब्र कर सकेंगे? क्योंकि आपने जिस तरह दुरुस्त फरमाया कि इंडेफिनिट तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कितना हो सकता है? 6 महीने, साल, 2 साल? कहाँ जाके आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी नहीं नहीं इतना हमने नहीं कहा था, हमने 4 महीने कहा था, 5 महीने कहा था, ये काम ज्यादा हो गया है, और फिर वो शायद बाहर निकले। कोई कम से कम वैसे तो स्टेबिलिटी के लिए आपको 1 साल चाहिए। कम से कम देखिए 4.5 महीने के लिए तो अब सब तैयार है ना। MQM हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सब तैयार है। उन्हें पता है 90 रोज, उसमें लोग 1.5 माह खुद जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसको जब इसके लिए 4.5 माह हो गए तो 6 माह भी हो सकते हैं, वो 6.25 माह भी हो सकते हैं। इसके आगे मैं अभी जाना पसंद नहीं करूंगा, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि 6 माह में चीजें इतनी हो जाएं कि पाकिस्तान एक शफाफ, साफ, मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ बढ़े, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको हिस्सा लेने की इजाजत हो और फिर अवाम जो है वो बेहतर एक फैसला कर सके। ठीक है। और साथ साथ इस चीज को भी इंश्योर किया जाए कि जो मुतनाज़ा कैरेक्टर्स हैं, जैसे मतलब है कि हमारी जो एंटी करप्शन नैरेटिव है उसको बहाल करने की जरूरत है, और उसमें मतलब है उसकी जो है वो सिर्फ एक शख्स पे नहीं रुकना चाहिए कि जी साबिक वज़ीर आज़म को आपने, ठीक है, उनको आपने तोशा खाना के ऊपर गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल में डाल दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा तोशा खाने हैं, बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग है, बहुत ज़्यादा और बदनवानी हुई भी है, तो उनका भी एहतसाब जरूरत है, ताकि पाकिस्तान की सियासत में बेशक मतलब एक सफाई का अमल इस वक्त बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर नहीं होता तो लोगों का एतमाद जो है वो जरा सा वो होगा। तो मेरे ख्याल में हमें मुझे से मतलब सहाफ़ियों की और बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि इस दायरे कार को जो है एंटी करप्शन नैरेटिव के वो ज्यादा फैलना चाहिए, बढ़ना चाहिए सर, यही कोई इसमें बचे ना। सही, यही अगला सर हमारा मौजू है गुफ्तगू का, और आपने बड़ी ज़बरदस्त उस पर बात की, मुझे यानी ट्रांजिशन खुद से हो गई कि जो तोशा खाना वाला मामला है ये तो फैलता नजर आ रहा है कि जिस बात पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कन्विक्शन हुई है कि 120 दिन के बाद भी ये केस फाइल हो सकता है, फिर फॉर्म बी का मामला है उसमें जाहिर नहीं की गई चीज़ें, तो ये तो हमने देखा अभी क्योंकि 2001 तक का आया है और हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि पीछे से भी दे, यानी उससे पीछे, तो 90 की दिहाई में पता नहीं कौन क्या कुछ ले गया, वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन 2001 तक भी अगर पीछे जाएं तो गाड़ियां ली गई हैं, फिर उसको फॉर्म में जाहिर नहीं किया, नवासी भी फिर जाएंगे, फिर नवाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ है, तो एक लंबी फहरिस्त होगी जब इस पैमाने पर दूसरे उतरेंगे। तो क्या उनके खिलाफ भी आपको लगता है कि ये फिर मेयार होगा? और आप जो फरमा रहे हैं कि जी कोई एंटी करप्शन का होना चाहिए, तो उस पर तो हमने देखा कि या नैब चल सकता है या आप करप्शन के खिलाफ काम कर लें या मुल्क चला लें। सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। सिद्दीक, आप क्या कहते हैं इस मामले पर? अगर चूँकि पहले हमारी काफ़ी तवील गुफ्तगू हो गई निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, हफीज़ शेख साहब, और एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और लेकिन अब आमिर रज़ा साहब का ये ख्याल है कि ये फिर सफाई भी साथ साथ ज़रूरी है, लोगों के ज़हन में ये भी है कि फिर करप्शन भी खत्म हो, तो उसमें तोशा खाना में फिर तो सारे आ जाएंगे। बिल्कुल, और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि मरियम नवाज साहिबा जो मुसलसल ये मुतालबा कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। अब तो तराजू का एक पलड़ा जो है वो जिस हद तक नीचे चला गया है और इनका पलड़ा जितना ऊपर चला गया है, उसके बावजूद और लेवल प्लेइंग फील्ड से भी बहुत आगे मामला चले गए। अब तो टीम ही एक बच गई है मैदान में। इसके बावजूद आपने एक चीज़ देखी है कि 5 अगस्त को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा हुई, वो जेल गए, और आज 7 अगस्त हो गई है, यानी अगर आप घंटों का हिसाब लगाएं तो 48 और तकरीबन 55 घंटे हो गए हैं। मरियम नवाज साहबा ने एक भी ट्वीट नहीं किया इस पर, नवाज शरीफ साहब ने एक भी ट्वीट नहीं किया इसके ऊपर। फिर इसी तरह से आप अगर एक चीज़ देखें कि नून लीग में अतात अरड़ साहब और मरियम औरंगजेब साहबा के अलावा किसी ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने आगे जश्न नहीं मनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई इसके ऊपर अभी वो तकरीर कर रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, देखते हैं वहाँ वो क्या करते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल के जवाब में कहा कि मुकाफात अमल है। मुकाफात अमल का मतलब ये नहीं है कि सज़ा ठीक हुई है, मेरिट पे हुई है। मुकाफात अमल का मतलब ये है कि जैसा उन्होंने किया वैसा उनके साथ हो रहा है। तो इस सारे है कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज नाराज़ हैं इस सारी चीज़ से, और वो नाराज़ इस पर नहीं है कि इनको सज़ा क्यों दी है। वो कहते हैं कि आपने ऐसे भोंडे अंदाज से सज़ा दी है, ऐसे कमज़ोर तरीके से सज़ा दी है कि 1 घंटा सस्टेन नहीं कर सकती। मुझे बताएं
हसन रजा पाशा साहब इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन बदतरीन इसलिए कह रहा हूँ कि वो PBA पाकिस्तान बार कौंसल जो है PBC, उसमें उनके देख लें कि उन्होंने हर वो काम किया जो शरीफ खानदान के हक में जाता था और नून लीग और PDM के हक में जाता था और चेयरमैन PTI के खिलाफ जाता था। फिर इसी तरह से आप देख लें फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब, उनका आज आप पढ़ लें। इसी तरह से आप सलाहुद्दीन साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब का पढ़ लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, सलाहुद्दीन साहब का आप पढ़ लें। आप बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब को सुन लें। बाकी छोड़ें जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। आपको पता है कि जब मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ का ट्रायल चल रहा था नैब कोर्ट में, तो ये प्लीडर थे उनके। इस हद तक कुर्बत, वो ये बात कह रहे हैं कि 1 घंटा सस्टेन नहीं कर सकती है जजमेंट। रशीद तो रिजवी वो साहब को मैं नाराज सुन इस रहा बात था। पर हैं कि आपने जितने भी सीनियर वकला हैं वो सब जो जी, जी। माजी में हुकूमत में जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं। इवन सलमान कुन राजा साहब भी, वो भी शरीफ खानदान के रिप्रेजेंट करते रहे। तो कोई एक भी वकील नहीं मिल रहा है ऐसा बड़ा वकील पाकिस्तान का जो ये कह रहा हो कि ये केस सस्टेन करे। एतजाज अहसन साहब की तो चले बात ही और है। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम बड़े वकला ये कह रहे हैं कि 1 घंटा ये सस्टेन नहीं कर सकता। और उसके बाद वो बड़े बड़े सहाफ़ी जिनको हुकूमत उनकी क्रेडिबिलिटी की कसमें खाती है कि इनसे क्रेडिबल कोई सहाफ़ी नहीं है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई हैरत ही नहीं हुई, डिस्क्वालिफिकेशन पे ये तो होनी थी, ये मरदमशुमारी जो उन्होंने अप्रूव किया कोई हैरत नहीं हुई, नज़र आ रहा था कि इलेक्शन नहीं होने। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें, एक होता है, 2 ही चीज़ें होती है ना। एक, इस तरह के फैसलों से किसी को आज जब आप डिस्क्वालीफाई करते हैं तो आप देखते हैं कि कानून की नज़र में ये कितना स्ट्रॉन्ग केस है या कितने अरसे ये चल सकता है, ये कितने अरसे इस फैसले के जरिए इनको इंतखाबी सियासत से बाहर रखा जा सकता है। दूसरा होता है पब्लिक परसेप्शन, कि पब्लिक परसेप्शन क्या बनी है। सर दोनों नहीं बनी। कानूनी तौर पे आपने बड़े बड़े वकला का देख लिया, 10 बड़े वकला पाकिस्तान के, सलमान अकरम राजा समेत, वो सब ये कह रहे हैं कि ये 1 घंटा नहीं सस्टेन कर सकती ये जजमेंट। उसके बाद आप पब्लिक परसेप्शन में आ जाएं। कोई एक बंदा आपको पूरे पाकिस्तान से ऐसा नजर आया जिसने कहा यार मैं तो बड़ा हामी था चेयरमैन PTI का, लेकिन ये क्योंकि आप कन्विक्ट हो गए हैं और साबित हो गया कि बड़ी इन्होंने झूठ बोला था, बदयांती की थी, तो मैं अब इनका साथ नहीं दूंगा। बल्कि उनकी हमदर्दियां बड़ी हैं, उनका वोट बैंक बढ़ा है। और कल आपने देख लिया पेशावर में क्या हुआ है। मगर आप ब्रेक के बाद अगर इस पे बात करेंगे तो मैं 8-9 चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा पेशावर की, कि क्यों पेशावर की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद क्यों ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, जो मर्जी कर लें। और बड़े बड़े थिंक टैंक्स के लेकिन जो सरबराह हैं जो हमें बड़ा आइन और कानून पे भाषण दिया करते थे, जी। वो भी इसको टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। अच्छा, इसमें मेरे पास 1 मिनट है, लेकिन ये भी कही जा रही है बात कि चलें अगर ये कमजोर था और अगर इसमें रिलीफ मिल भी जाता है तो फिर 9 मई भी है, साइफर है, इद्दत का केस है, ट्रियान केस, अलकादर ट्रस्ट केस, तो वो तो एक बारी लगी होगी। जो हम देखते हैं इसमें कई तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं। अली मोहम्मद खान साहब चले अब रिहा हो गए, शरीर अफरीदी वो एक दफ़ा रिहा होते हैं, उनको फिर पकड़ लेते हैं। तो बड़े केसेस हैं, तो इसमें तो इतना मरियम साहिबा या नवाज शरीफ को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई केसेस में ये काम हो सकता है। या कहीं वो बात है जो आमिर ज़ाद साहब फरमा रहे थे कि ये ना हो कि ये एंटी करप्शन वाला मामला ये इन तक चला जाए, तोशाखाना में जो फॉर्म B है उसमें तो ये सारे फिर पकड़े जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और सर देखें, ये जितने भी आपने केसेस गिनवाए इनमें से कोई केस नहीं है। देखें टरियान वाला जो केस है वो एक केस था जिसमें 6221F के तहत नाइली थी। ये 6221F की नाइली नहीं है सर, जिसमें ये 5 अगस्त को नाइली हुई है। ये 6221H के तहत नाइली हुई है। 6221F के तहत उसमें टरियान में सिर्फ हो सकती थी, लेकिन वहाँ के ऊपर मसला ये हो गया है कि वहाँ पे जजेस के अंदर बहुत बड़ा एक इख्लाफ हो गया है, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। और उसमें भी यह है कि 2 जजेस ने उस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक प्रेस रिलीज के जरिए उस बेंच को तहलील कर दिया। लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर अदलिया के फैसलों के मुताबिक जब चीफ जस्टिस एक बेंच बना देता है तो वो उस बेंच को खुद भी तहलील नहीं कर सकता। और उसके बाद जब जजमेंट लिखी जाती है, जब फैसला महफूज हो जाता है, फिर उसके बाद और इनोस हो गई जजमेंट, उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर सकते चीफ जस्टिस साहब। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस साहब आ गई थी और बहुत कम होता है, बिल्कुल बहुत कम होता है कि किसी भी अदालत का चीफ जस्टिस अकलियत में आ जाए और उसके साथ बैठे हुए जजेस अक्सरियत में हो। ये बहुत अखलाकी तौर पे बहुत एम्बैरेसिंग होता है उस चीफ जस्टिस के लिए। अखलाकी जवाब उसका नहीं रहता उस चीफ जस्टिस का जो इस तरह से अकलियत में आ जाए। लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था 12 मई को, 11 या 12 मई को। उन्होंने कहा था मैं बेंच तहलील करूँ, उन्हें बेंच तश्कील दूंगा। तो भाई मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त की 7 तारीख हो गई, आज तक बेंच क्यों नहीं तश्कील दिया। और वो बाज़ वकला का ये ख्याल है कि वो मिसकंडक्ट का केस है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर मामला जाए तो मिसकंडक्ट का केस है कि एक चीफ जस्टिस जब एक बेंच बना दे तो वो चीफ जस्टिस कैसे खुद बेंच तहलील कर सकता है, वो भी एक प्रेस रिलीज के जरिए अपने जो है वो हाई कोर्ट के नीचे मातहत किसी अफसर से प्रेस रिलीज जारी करवा के वो कैसे किसी
बेंच को तहलील कर सकता है वो चीफ। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ख्वाजा साद रेलवे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ना तो PIA अब चल सकता है, उन्होंने 16 महीने इस पर काम करके देखा है, वो कहते हैं बड़ी कोशिश की, PIA नहीं चल सकता, इसको कोई और हल निकालना होगा, बेचना पड़ेगा। और इससे पहले भी वो 5 साल वज़ीर रहे हैं और रेलवे का भी वो इसी तरह से इशारा दे रहे हैं कि हमारे पास वसाइल ही नहीं है। बहुत बड़ा सान्या हुआ, हादसा हुआ, 30 लोग दुनिया से चले गए, 100 ज़ख्मी, मगर उसका वो हल ये बता रहे हैं कि हमारे पास वसाइल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, इसका हल क्या है? क्योंकि ये गवर्नमेंट तो जा रही है, वही बात कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, क्या वो इसके बारे में कुछ सोचेगी? किस तरह से हम अपने इन इदारों को बचा सकते हैं, ये कीमती जानें बचा सकते हैं? PIA में भी हमने हादसा देखे, इस पर भी बात करेंगे। और पेशावर में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो रिज़ल्ट आया है, जिस तरह बात कर रहे थे सदीक जान के, वो बहुत बड़ी खबर है, उस पर भी बात इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। बहुत ही बड़ा सान्हा, बहुत बड़ा हादसा हमने देखा ट्रेन का नवाबशाह में, और हर तरफ से इस पर अफसोस का इज़हार किया गया, दुख का इज़हार किया गया। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं था। और अब ख़तरनाक बात यह, अफसोसनाक बात यह है कि जो हालात हैं इस वक्त रेलवे के, ट्रैक के, सिस्टम के, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा ही ख़तरनाक सफ़र हो चुका है, हमें पूरे सिस्टम को इसको ओवरऑल करने की ज़रूरत है। और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा है कि हमारे पास वसाइल ही नहीं है। बुनियादी चीज़ उन्होंने बताई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई है कि जनाब वो जो जोड़ लगा था वो कोई लकड़ी का था, इसकी सही तरह मेंटेनेंस नहीं की, फ़लाँ ज़िम्मेदार है। और हमने हर हादसे के बाद ये चीज़ देखी है, मगर उसके बाद एक और हादसा हो जाता है। ये उससे बड़ा सान्या है कि हम एक अगले सान्हे का इंतजार करते हैं। अब क्या करें? क्या रेलवे का सफ़र बंद कर दिया जाए? वसाइल कहाँ से आएंगे? साथ ही उन्होंने कहा जी PIA का हमने बड़ी कोशिश कर ली, ये चल ही नहीं सकता। तो आमिर ज़िया साहब, फिर ये क्या हल है? हमारे पास वो टीम थी, आज भी बस फ़ख्र ही कर सकते, कहानियाँ सुना सकते हैं कि जी यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स है जी, वो इतिहाद एयर है, फ़लाँ है, उसकी बुनियाद रखी, यहाँ से लोग जाते रहे। और आज हमारा हाल ये है कि वाज़ेह तौर पर मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, अब चल ही नहीं सकता, ना रेलवे ना PIA। देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कोई इंकिशाफ नहीं किया। अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं कि जी वो जो लोग थे कि जिन्होंने जाके एमिरेट्स और दीगर एयरलाइंस बनाई, वो लोग तो प्रोफेशनल थे। हमारी PIA को तबाह किसने किया? वो सियासतदानों ने किया है। किस तरह से किया है? उन्होंने ज़्यादा भर्तियाँ करके किया, उन्होंने जो है करप्शन करके किया है। तो एक अच्छे भले जो हमारे चलते हुए इदारे थे, चाहे पाकिस्तान स्टील को आप देख लें, चाहे वो रेलवेज़ को देखें, तो इनको प्रोफेशनल्स ने या मुलाजमीन से ज़्यादा कसूर हुक्मरानों का रहा है कि उन्होंने ऐसे फैसले किए कि इदारे जो है कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जाएँ। और आज भी लोग अपनी रविश तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी वसाइल नहीं है इनको ओवरहॉल करने के लिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस मुल्क के पास वसाइल ना हो, वहाँ पर आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं अफसरशाही को देते हैं, वज़रा को देते हैं, वहाँ पर जो उनके अल्ले तल्ले होते हैं हमारे हुक्मरानों के, मुझे पता है कि अगर वो पैसे बचाएंगे तो उससे PIA खड़ी नहीं हो जाएगी अपनी पैरों पर। लेकिन कुछ चीज़ें उसामा साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अलामती होती हैं। अलामत ये होती है कि जब पूरे मुल्क के ऊपर एक बुरा हालत है, सबकी माशी हालात तबाह हैं, तो फिर जो आपके हुक्मरान होते हैं वो भी कहते हैं किफ़ायत शारी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास वो जो फर्स्ट वर्ल्ड के हुक्मरानों वाली तमाम फैसिलिटीज़ हैं, उनके जहाज़, उनकी गाड़ियाँ, उनके दफातर, उनके जो भी अय्याशियाँ हैं। लेकिन जो अवाम आ जाते हैं, जो हमारे इदारे आ जाते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड के बन जाते हैं। तो भाई फिर थर्ड वर्ल्ड की तरह रहना भी तो शुरू करें आप लोग। हमारे अफसरशाही के लोग और हमारे सियासतदान वज़रा फिर रहें भी तो तीसरी दुनिया के रहनुमाओं की तरह कि भाई आपके ज़िंदगी में सादगी होनी चाहिए, आपके पास छोटी गाड़ी होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि आप साइकिल पे जाएं, तो आप क्यों नहीं सुजुकी कल्टस रखें, कोई छोटी 1000 सीसी की गाड़ी चलाया करें। आप 800 सीसी की गाड़ी चलाएं। क्या ज़रूरत है कि आपके पास जी 4 व्हील ड्राइव हो? क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कि जब तेल का एक हमें पता है कि खर्चा है, तो हर साहब के साथ जो है 10 गाड़ियाँ चल रही होती हैं हिफाजत के लिए? क्यों? ये लोग खाना जब लेने भेजते हैं उसके लिए सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा आपको तजाद नज़र आता है, और इसमें ये लोग मुबर्रा नहीं हो सकते कि एकदम मैं कहें जी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बड़ा दुखी हूँ। और भाई आप लोगों ने इस मुल्क को इस हालत तक पहुँचाया है, और अब आप कह रहे हैं कि जी अब आपने हाथ उठा दिए कि जी अब क्या करें। इसका हल एक ही है, इसका हल जो है ज़ाहिर है कि निजी का वो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए जी। अब वो कैसे होगी? वो मतलब है कि आप ये जो ज़ाहिर है कि एम्प्लॉइज़ की तरफ से रेजिस्टेंस आएगा। आपके इस वक्त जो है एक ज़माने में मैंने डाटा निकलवाया कि हमारी जो 7 बड़ी स्टेट रन कंपनीज थी, अपने पीक पर कोई कंपनी OGDCL $11 बिलियन की थी,
कोई 5-6 बिलियन डॉलर की थी, उसमें PPL, PIA, ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आज उनकी जो नेट वैल्यू है गिरकर, वो ज़ाहिर है कि स्टॉक मार्केट भी हमारी गिरी है, वो मतलब कोई 20% पर आ गई है, कोई 30% के ऊपर आ गई है, लेकिन जो ब्लू चिप प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो इतना नहीं गिरी है। सही। तो ये एक बड़ा, एक मेरे ख्याल में हमारे सामने बहुत बड़े सवालात हैं। अच्छा, और इसका कोई आसान हल नहीं है। क्या केयर सेटअप इसका फैसला कर सकेगा? अभी बेचने जाएंगे या उनके पास मैंडेट नहीं होगा? केयर टेकर के पास मेरे ख्याल में 6 महीने का ही काम नहीं होगा, या 4 महीने में आप नहीं कर सकते। इसके लिए जाहिर है कि आपको पॉलिटिकल विल भी चाहिए, और मतलब है कि जरा सा आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी उसके बाद, लेकिन इलाज हमें करना पड़ेगा बहुत। मतलब कब तक आप इस तरह चलाएंगे कि कल को लोग खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए इससे बड़ा। अभी तो ये भी बहुत बड़ा सानेहा था, लेकिन इससे बड़े सानेहात हो सकते हैं। मुझे खैर मैं कुछ बातें वो मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है करने की, कि आप PI के हवाले से जो लोग कहते हैं या रेलवे के सफर के हवाले से लोग कहते हैं, अल्लाह वो दिन ना लेकर आए और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहें बगैर किसी हादसे के। लेकिन जितनी जल्दी आप इलाज करेंगे उतना इस मुल्क के लिए और इन मुसाफिरों के लिए अच्छा होगा। आपने जिस तरह कहा कि फिर उनको भी तो चाहिए हुक्मरानों को कि वो इस तरह दिखाएं कि हाँ जी वसाइल की कमी है, मगर सिद्दीक जान जो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई कि जी 2 अरब 33 करोड़ की गाड़ियाँ दी जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी को पंजाब में, शायद उसकी वजह होती है कि गैर कानूनी काम करने आपने तो वो फिर आगे से उसको बजा लें कि यार मौजे तो हमारी इस हुकूमत में लगी नहीं है। अब 59 रुपये यूनिट हो गया बिजली का। वज़ीर आला सिंध जाते हैं इसी हादसे में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर जाते हैं वहाँ पर। चले कोई नहीं, अगर तो बड़ी एमरजेंसी थी, किसी मरीज़ को वहाँ से निकालना था, तो या उनके जाने से कुछ बेहतर हो सकता, चलिए चले भी गए, तो वहाँ लोगों ने एहतजाज किया कि आप रुकावट डाल रहे हैं, आप जाएं ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। तो ये तो हाल हो गया। क्या ये वजूहात हैं कि जब कोई हुक्मरान आता है तो लोग देखते हैं कि बिजली, गैस, सब कुछ महंगा? जो आप पेशावर की बात कर रहे थे या खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद में जो इलेक्शंस हुए हैं ज़मीनी, जहाँ पर हमने पहले देखा कि एक जमात वो चौथे नंबर पर थी, वो पहले नंबर पर आ जाती है। ये लोग अपना एक गम गुस्सा दिखा रहे हैं, एक यानी जहाँ पर उनको हक मिलता है वो फिर एजिटेशन करते हैं कि ये जो हमसे वादे किए गए थे महंगाई मुकाओ, ये उसकी वजह से आपको लगता है रिएक्शन नज़र आया? देखिए ये 7-8 इस पे पॉइंट्स हैं। एक तो ये बात साबित हो गई है कि लोगों के अंदर जो गम गुस्सा है, जो नफ़रत है, वो सिर्फ उन्होंने गम गुस्सा, वो नफ़रत संभाल कर रखी हुई है पोलिंग डे के लिए। जहाँ जहाँ आप पोलिंग करवाएंगे, पोलिंग स्टेशन में जाके वो अपनी उस नफ़रत का इजहार करेंगे, अपने गुस्से का इजहार करेंगे। तो हाँ, बाहर लोग नहीं निकल रहे, और ये भी एक अफसोसनाक है कि हमारे बहुत से सहाफ़ी, तजियाकार और बड़े बड़े सियासतदान लोगों को उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं जलाओ घिराव किया, क्यों नहीं तुमने सड़कें बंद की, क्यों नहीं तुमने आग लगाई। ये तो हालात हैं, और ख़ासतौर पर एक उनमें से हमारे माशाल्लाह वज़ीर दिफ़ा हैं। जिस मुल्क के वज़ीर दिफ़ा का ये हाल हो तो फिर आप खुद देख लें कि उस मुल्क में कैसे निज़ाम चलना है। जिस मुल्क का सरबराह जो है वो उस मुल्क में हुकूमती इदारों की नाअहली की वजह से होने वाले ट्रेन हादसे के अंदर 40-50 ख़ानदानों के उजड़ जाने के बाद जब लोग तड़प रहे थे, अस्पतालों में सहूलियात नहीं थी, जब लाशें निकाली जा रही थी, ज़ख्मी निकाले जा रहे थे, इक्विपमेंट ना होने की वजह से ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ था, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ढोल की थाप पर रक्स फरमा रहे थे कसूर के अंदर, अवाम के टैक्स के पैसों से वो जो जलसा कर रहे थे। ये तो हालात हैं हमारे हुक्मरानों के। हमारी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो मौसूफ़ा जो हैं वो कराची में बैठ के और वो कह के लगा रही थी, वो मुस्कुराहटें बखेर रही थी। ये एहसास है, दर्द है हमारे हुक्मरानों को, अवाम का। बाकी जहाँ तक आप पेशावर की बात कर रहे थे, पहली बात यह है कि वो सीट है जहाँ पे JUIF ने 12,500 वोटों से शिकस्त दी थी तहरीक इंसाफ को, और अब तहरीक इंसाफ ने 7,500 से 7,500 वोटों से ये सीट जीती है। पहले वो चौथे नंबर पे थे, अब वो पहले नंबर पे हैं। और किस वक्त पहले नंबर पे हैं? जब ना तो कंपेन थी, ना क़यादत थी, चेयरमैन PTI जेल के अंदर, लोगों के ऊपर मुकदमात, FIR'ें, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई मैनेज करने वाला नहीं था, और जोश व खरोश ये था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग वहाँ पर गए। उसके बाद पूरे पेशावर के अंदर हवाई फायरिंग हुई, आतिशबाजी हुई, रैलियाँ निकली। फिर ये वो हल्का है जो नूर आलम खान साहब जो मुनहरिफ PTI रुकन है, ये उनका हल्का है। ये वो हल्का है जहाँ से गवर्नर गुलाम अली साहब जो हैं वो लड़ चुके हैं यहाँ से। ये वो हल्का है जहाँ पे मौलाना फजल रहमान की जमात के लोगों ने तमाम तर सरकारी मशीनरी, पैसा, हर चीज़ इस्तेमाल की, सब साथ मिले हुए थे। मीडिया पैरबों पे के इश्तिहारात, कंपेनें चली, बयानियाँ बनाया गया, इंतजामी को इस्तेमाल किया गया, इलेक्शन कमीशन से कोई मसला नहीं है, सारे सब कुछ था। फिर परवेज़ खटक साहब फैक्टर, परवेज़ खटक साहब ने कहा था कि मैंने क्योंकि तहरीक इंसाफ छोड़ दिया है, अब तहरीक इंसाफ का नाम लेवा कोई नहीं होगा जो है वो KPK के अंदर। इस सब के बावजूद कल हैरान कुन तौर पर वहाँ पर बदतरीन शिकस्त हुई है। और मुमताज़ बंगी साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इन 14 जमातों के जितने उम्मीदवार थे सबके वोट मिला लें तो भी तहरीक इंसाफ से कम है। सबके मिला के फिर हवेलियाँ पे आप आ जाएं, हवेलिया के अंदर आप देख लें जो नंबर 1 आया है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार
सॉरी जो वहाँ पे मेयर थे पहले उनका जो है वो मर्डर हुआ था, उनके भाई लड़ रहे थे, लेकिन उनके भाई ये कहते थे कि मुझे आज़ाद लड़ने दें, मुकाबले में आप पीटीआई का टिकट किसी को ना दें, लेकिन पार्टी ने फैसला किया नहीं हमने टिकट देना है। वो बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन जीतने वाला भी पीटीआई का और बहुत कम मार्जिन से दूसरे नंबर पे आने वाला भी पीटीआई का। और अगर उनके मुकाबले में इन दोनों के अगर वोट आप इकट्ठे कर लें तो पीडीएम की तमाम 14 जमातों के वोट आप मिला लें तो ये 10% भी उनका नहीं बनता। तो ये हालात हैं पेशावर और हवेली में, केपीके में। तो इसका मतलब यह है कि परवेज़ खटक पार्टी बनाने के बाद ये पहला इलेक्शन था और चेयरमैन पीटीआई के जेल जाने के बाद ये पहला इलेक्शन था। और तमाम तर बयानिए, तमाम तर जोर लगाने के बाद, तमाम तर जो है वो जो इंटरफेयर किया गया, जो पैसा, मशीनरी, सब कुछ लगाने के बाद ये पहला इलेक्शन था। उसके नतीजे आपने देख लिए। ये वाज़े बताता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे आगे। आमिर साहब, जो आप बात शुरू में प्रोग्राम में फरमा रहे थे, तो ये तो फिर इसीलिए सूट करता है शायद जो मौजूदा हुकूमत में है, चाहे अब इनके पास 48 घंटे हैं कि इलेक्शन डिले हों। जितने डिले होंगे इनको फ़ायदा होगा। तो क्या इतना फ़ायदा हो जाएगा कि जो आज हम पेशावर रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो कुछ तब्दील हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, जो निगरान सेटअप में भी जो मुश्किलात होंगी वो इन्हीं के खाते में जाएंगी? देखिए, ये तो इनका अंदाज़ा है ना कि अगर इनके पास एक बफर का पीरियड आ जाता है तो ये समझ रहे हैं कि गालिबन जो है मतलब है लोग भूल जाएंगे और जो हमारी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है उसको भूल कर ये लोग दोबारा से मतलब है हम कोई और नैरेटिव लेकर आएंगे तो उसको लोग गालिबन सेल कर सकेंगे ये लोग। लेकिन इसमें एक और भी, जैसे नून लीग की अगर आप बात करें, नून लीग को अगर आप समझे कि जी उनका कहना है कि जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है और नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनको अपनी लीगल बैटल अभी लड़नी है, वो भी मतलब है आज़ाद शहरी नहीं है, वो आते ही मतलब एकदम जलसा जुलूस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वहाँ पर एक एतमाद की कमी है नवाज शरीफ साहब को कि अगर मैं वापस आता हूँ कि फिर कहते हैं फंस ना जाऊँ दोबारा। वो अपने भाई के 15-16 महीने के दौरे हुकूमत में तो नहीं आए, इसीलिए नहीं आए कि उन्हें ख़तरा इस बात का था कि उनके साथ कुछ और मतलब है और ना हो जाए, दोबारा वो जेल में ना चले जाएँ, कोई और चीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको एतमाद की कमी नज़र आती है। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, उसकी जो एक सपोर्ट बेस है, मैं सिंध की बात करूँ, चाहे वो देही सिंध और शहरी सिंध में जहाँ जहाँ उनकी पॉकेट्स है, वो नून लीग के मुकाबले में ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर है। असल जो मुकाबला है, नून लीग अपने कहते हैं ना पंजाब में उनके कई दावेदार पैदा हो चुके हैं। डायरेक्ट पीटीआई से उनकी राइवलरी है, उनका मुकाबला है, आपको पता ही है। आईपीपी आएगी, वो भी अपना हिस्सा मांगेगी, ठीक है ना। वहाँ पर आप पीपल्स पार्टी कोशिश करिए गेन करने की, तो नून लीग जो है बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है और उनको वक्त चाहिए अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए। वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर इन 4-6 माह में पीटीआई के ऊपर मजीद क्रैकडाउन हो और उनके लोग जो है मजीद उनको दबाव में लाए जाए। अभी भी देखें ना, पीटीआई के कारकुन शदीद दबाव का शिकार हैं, उनकी जो सफ़े अव्वल की क़यादत है वो बिखर चुकी है, बड़ी हद तक बिखर गई है, ठीक है ना। लेकिन वोटर इंटैक्ट है। अब उस इंटैक्ट वोटर के साथ क्या करें, अब वो एक उनका एक सवाल है। अच्छा, लेकिन एक मैं ज़रा सी बात करूँ, देखो हमारे यहाँ जब एक नेशनल लेवल के इलेक्शन होते हैं तो उसमें हमारे यहाँ अभी भी पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड है। और पीटीआई के साथ जो मेरी रीडिंग है, मुझे नहीं पता सिद्दीक जान इसको दुरुस्त करें या सही करें, गलत कहें, कि उनका जो एक फैसिलिटेटर होते हैं ना, जो वर्कर्स एक वो होते हैं जो इलाके के बड़े होते हैं, बरादरी के बड़े होते हैं, कम से कम देही कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, वहाँ पर भी कुछ फजाएँ जब बदली हैं तो लोगों ने उड़ान भरी है। तो उस दिन जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट होगा, क्या पीटीआई के पास वो इंतजामी स्ट्रक्चर है, क्या सिर्फ अवामी ताकत के ऊपर भरोसा करना जो है, जैसे आपने भी डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जी केपी में 6 इलेक्शन रिजल्ट आ गए, लेकिन क्या इसके इतलाक पूरे मुल्क पर होगा, पूरे पंजाब पर होगा, ये सवालिया निशान है। इसके मुतालिक अभी आप फर्मली नहीं कह सकते, क्योंकि जब जनरल इलेक्शन की फजा बनती है तो वहाँ पर अमूमन हमारे यहाँ एक रिवायत है कि जी वहाँ पर लोग जाते हैं कि जहाँ पर उन्हें लगता है कि जी हवा इस तरफ की है। अगर वो देखेंगे कि हवा खिलाफ है तो हमारे जो बहुत सारे वो प्लेयर्स होते हैं वो नहीं जाते, जो इलेक्टेबल्स होते हैं और जो मतलब बरादरी के बड़े होते हैं, जिनको बिरयानी खिलानी होती है, जलसा जुलूस कराना होता है। तो रास्ता किसी के लिए भी आसान नहीं है, बशमूल पीटीआई के लिए भी, ठीक है ना। पीटीआई तो वैसे ही मतलब मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इलेक्शन भी अगर कल को होते तो मैं समझता हूँ कि बड़ा चैलेंजिंग होगा उनके लिए, बहुत चैलेंजिंग होगा, आसान नहीं होगा। बिल्कुल, हमारा एक ये सोच तो है कि जो ताकत का महवर होता है, जिसके पास अथॉरिटी आने वाली है, लोग भी कहते हैं हमारे काम तो वही करेगा, उस तरफ जाते हैं। और ये हमारी सोसाइटी में है कि तमाम इदारे भी उस तरफ चले जाते हैं। और यही एक टेस्ट केस हमें नज़र आता है, जो बच्ची, एक मासूम बच्ची, घरेलू मुलाजमा रिजवाना, उस पर जिस तरह से तशद्दुद हुआ और उसकी हालत देखी नहीं जाती। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बहुत मुश्किल से वो बच्ची गुजरी है और अब बेहतर उसकी सेहत हो रही है। लेकिन इसमें जज साहब की अहलिया, उन पर इल्ज़ाम है। पहले उनको ज़मानत भी मिल गई थी, अब उनकी ज़मानत खारिज हुई, वो गिरफ़्तार भी हो गई हैं। अब सिद्दीक जान, आप तो देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, हमारा जो अदालती निज़ाम है, ये क्या ये सिर्फ हम देख रहे हैं ये मीडिया में आ गया, ये केस हाईलाइट हो गया, ये उस वजह से है कि या वाकई
हमारा निज़ाम जो है वो अब इसको टेस्ट केस बना के ये एक सज़ा दिलाने जा रहा है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है, रिपोर्ट भी किया है, ख़ुद इसका मुशाहिदा किया है कि चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी और प्रोसिक्यूशन में, निज़ाम इंसाफ में, कहीं भी आप आ जाएं तो वो देखते हैं कि हमें कहाँ से पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये तो गरीब हैं, अच्छा वो सुलह करवा दो जी, कोई इस तरह के कोई मामला हो जाए कि आपको भी कुछ मिलना, उनको खुद वो फोर्स कर रहते हैं, कॉल्स करके वैसे बिठा कर कि जी केस चलेगा 5 साल 10 साल, कितना आप कर लेंगे, क्या आपको हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक फ़र्क केस आ गया? देखिए, मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो उसामा भाई आपके पास टाइम बहुत मुख्तसर है, मैं इस मौजू पे ना बड़ी मैंने आज तफसील से बात करनी है, लेकिन मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि इसकी वजह ये होती है जब आप मुख्तसर बात करते हैं ना तो लोग उसका क्लिप निकाल कर और आपके खिलाफ एक कंपेन शुरू कर देते हैं और ये तासुर देते हैं कि आपने ज़ालिमों को जो है वो जिनके बारे में यानी एक परसेप्शन बन गया कि बड़ों ने जुल्म किया है तो आप उनके दिफा में सामने आ गए हैं। देखें, बात यह है क्या पाकिस्तान के अंदर कम उम्र बच्चों को किसी भी तबके के लोगों की बात करें उन्होंने घरों में नहीं रखा हुआ, सबने रखा हुआ है, साफियों ने नहीं रखा हुआ, एंकरों ने, बड़े बड़ों ने, उनके घरों में ये शिकायत आई सारी। और फिर अगर ये वाक़या इस तरह का है तो उधर से दूसरी तरफ आप देखें जो फिरदौस चिकमान साहब का वो मामला सामने आया उसको तो दबा दिया गया। देखें, दूसरा यह है कि क्या इस्तेसाल इन बच्चों का जो घरेलू मुलाजमीन नहीं होता है, क्या कई घरानों में उन पर जुल्म नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इतना ज़रूर बता दूँ आपको कि इस केस में बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कुछ सवाल तो ऐसे हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो ना मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ ना सोशल मीडिया पे बात कर सकता हूँ कि कौन कौन एक्टिव है इस केस पे, कि इस केस पे जो है वो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, बात की जाए और जज साहब की बीवी को बड़ा जालिम जाबिर जो है वो साबित किया जाए। और देखें, मामला ये होता है कि हम मीडिया के, बल्कि इस पर आमिर ज़ियाद साहब से भी एक ये सवाल करना चाहिए क्योंकि हमारे उस्तादों में से हैं और कई दहाइयों का इनका एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसे होता है कि जब FIR हमारे सामने आती है मीडिया के सामने, हम उस FIR को लेकर ढिंढोरा पीटते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हमने कि ट्रेल इस्लामाबाद में हाइकिंग ट्रेल के ऊपर जी लड़की के साथ ज्यादती हो गई, बाद में पता चला वो सारी झूठी FIR थी। जब तक ये साबित हुआ तब तक पूरे इंटरनेशनल मीडिया में पूरा हम अपने मीडिया पे एस्टैब्लिश कर चुके थे कि ये ट्रेल जो हैं यहाँ पे हाइकिंग ट्रेल्स वो भी महफूज नहीं और वहाँ पे भी लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। तो इस केस में भी मैं आपको आज बता रहा हूँ, बिल्कुल होना चाहिए ट्रायल, शफाफ होना चाहिए, लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जो पूरे मीडिया पे बयानिया बनाया गया है, जिस तरह सोशल मीडिया पे बयानिया बनाया गया है, चीज़ें उससे मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी मैं आपको नहीं दे सकता कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कौन ये बयानियाँ बनवा रहा है और क्यों ये बयानियाँ बनवा रहा है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन इस पर ज़रूर आमिर ज़ियाद साहब से इस चीज़ का सवाल मेरा है कि क्यों हम ये, मतलब एज ए रिपोर्टर हमें क्या करना चाहिए जब इस तरह से FIR हमारे सामने आती है। यानी FIR तो वो है ना कि आपको भी पता है यहाँ जिसकी चोरी डकैती हो जाए, जुल्म हो जाए, कभी भी उसकी FIR नहीं होती और कुछ चीज़ों पे फटाफट FIR हो जाती है। और जब FIR होती है हम एकदम जी वो हम कहते हैं फलाने ने फलाने के साथ ज्यादती कर दी, नाम भी बता देते हैं, उनकी तस्वीरें भी चला देते हैं। चलो विक्टिम की तो आप नहीं चलाते, जो ये कंप्लेंट कर रहा है उसकी FIR तो होनी चाहिए, लेकिन क्या मीडिया को इस तरह से जिनके ऊपर इल्जाम लगता है उनकी तस्वीरें वीडियो सारा हम इस्टेब्लिश कर दें और फिर अदालतों पे एक दबाव बढ़ जाता है, अदालतें उनको बेल नहीं देती, अदालतें फिर ट्रायल नहीं चलाती। तो इस पर जरूर आमिर ज़ियाद साहब हमें थोड़ा सा गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। जी मेरे पास लास्ट मिनट आमिर साहब। अच्छा भाई, 1 मिनट में गाइड करना बड़ा मुश्किल है और गाइड क्या, आप लोग माशाल्लाह दोनों बहुत ही तजुर्बेकार सहाफ़ी हैं और बात करते हैं मीडिया के हवाले से। मैं ये समझता हूँ, देखिए म्याना रवि हमारे यहाँ होता है ये कि जब कोई इस तरह का केस आता है जिसमें अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग मुलव्वस होते हैं तो उसको जो है ज़रूरत से ज़्यादा हाइप मिल जाती है। ये इस तरह के बिल्कुल सही का सही जानने के हमारे यहाँ हर सतह के ऊपर बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है और वो 99.999% हम रिपोर्ट नहीं कर पाते। एक कोई जब केस आते तो तमाम गुस्सा जो है वो वहां पर उतार दिया जाता है। गुस्सा ही नहीं होता बल्कि ये भी ख्वाहिश होती है कि आप जितना उसको सनसनी, ये जरूर है कि जो भी हो किसी ने भी जुल्म किया जाए, लेकिन जो इंसाफ के तकाज़े उनको देखा जाए और डीपली इसको देखा जाए। जिस तरह आमिर ज़ियाद साहब ने और सदीक जान ने बात की है कि कुछ और पहलू भी हैं जिन पर उस तरह से बात नहीं हो सकती। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला तारीख का अमीर। आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।